नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल के एक क्लासेस में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए उत्तराखंड की जनजातियों पर बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, केंद्र सरकार ने जनजातियों की पहचान के लिए समिति का गठन किया। तो जो केंद्र सरकार ने जनजातियों की पहचान के लिए जो समिति का गठन किया था वो था लोकर समिति, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकर समिति। जो लोकर समिति थी वो 1965 ईस्वी में केंद्र सरकार के द्वारा जनजातियों की पहचान के लिए गठन किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तराखंड की 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला। तो जो उत्तराखंड की 5 जनजातियां हैं उनको जो अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला था वो मिला था 1967, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं। दोस्तों जो राज्य की विधानसभा है उसमें जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए 2 सीटें आरक्षित हैं। एक है नानकमत्ता जो कि उधम सिंह नगर में है और एक है चक्राता जो देहरादून में है। तो जो अनुसूचित जनजाति है उनके लिए विधानसभा में 2 सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी राज्य में निवास करती है। तो जो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति है उनकी आबादी राज्य में कहाँ निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह नगर, ठीक है। तो जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है वो निवास करती है उधम सिंह नगर में, और उसके बाद देहरादून में, और उसके बाद पिथौरागढ़ में। कभी कभार पेपर में प्रश्न भी पूछ दिया जाता है अरेंज करने के लिए बढ़ते क्रम में कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति का क्रम बताइए और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति का क्रम बताइए, ठीक है। तो आपको ये सभी चीज़ें ध्यान रखनी है, ठीक है। तो चौथे का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद 5वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की आबादी राज्य में निवास करती है। तो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति राज्य में रुद्रप्रयाग में निवास करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और रुद्रप्रयाग के बाद टिहरी जनपद में सबसे कम अनुसूचित जनजाति निवास करती है, ठीक है। तो 5th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम अनुसूचित जनजाति आबादी राज्य में कहाँ निवास करती है। तो जो प्रतिशत के हिसाब से है वो सबसे कम अनुसूचित जनजाति जो है वो टिहरी में निवास करती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। टिहरी के बाद अगर प्रतिशत की बात करें तो उसके बाद अल्मोड़ा में और उसके बाद पौड़ी में, ठीक है। तो इसका क्रम जो बनेगा वो सबसे कम अनुसूचित जाति टिहरी में, उसके बाद अल्मोड़ा में, उसके बाद पौड़ी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तराखंड की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। तो जो उत्तराखंड की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है वो है थारू जनजाति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 8वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, थारू जनजाति में गोत्र को क्या कहते हैं। तो जो थारू जनजाति है उसमें गोत्र को कुरी कहा जाता है, और जो बाकी ऑप्शन है डहैत, महतो, बड़वायक, ये सभी क्या हैं, थारू जनजाति में गोत्र हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुरी। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, थारू में विवाह की तिथि तय करने वाली रस्म को क्या कहते हैं। तो थारुओं में विवाह की तिथि तय करने वाली रस्म को बात कट्टी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसमें बाकी ऑप्शन भी हैं, जैसे अपना पराया। तो अपना पराया जो है वो भी एक विवाह की रस्म है। विवाह में जो सगाई की रस्म होती है उसे अपना पराया कहा जाता है। उसके बाद इसका अगला ऑप्शन जो है वो है पक्की पौड़ी। तो जो पक्की पौड़ी है वो जब दोनों पक्षों के बीच जो विवाह तय हो जाता है तो उसको पक्की पौड़ी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बात कट्टी। उसके बाद अगले क्वेश्चन में है, थारुओं में तलाक को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो थारुओं में तलाक है उसे उरारी कहा जाता है, जिसमें महिला को तलाक देने का अधिकार होता है, ठीक है। तो उसे क्या कहा जाता है, उरारी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, थारू जनजाति में चावल से स्वयं निर्मित मदिरा को क्या कहा जाता है? तो थारू जनजाति में जो लोग हैं वो चावल से जो निर्मित जो मदिरा बनाते हैं उसको जाड़ कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, थारू जनजाति में शीतला देवी की पूजा की जाती है। तो जो थारू जनजाति में शीतला देवी हैं उनकी पूजा जो की जाती है वो की जाती है छोटी माता या चेचक की बीमारी दूर करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी अगर ऑप्शन की बात करें जैसे पशुओं की रक्षा के लिए, तो पशुओं की रक्षा के लिए ढोर चांदी देवी की पूजा की जाती है और नगराई देवी की पूजा की जाती है। और उसके बाद फसल की रक्षा के लिए बात की जाए तो थारू जनजाति में फसल की रक्षा की देवी जो है वो जगमतिया देवी को माना जाता है। और शिकार की देवी के रूप में थारू जनजाति जो है वो बागेश्वरी देवी की पूजा करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थारू जनजाति के लोग बैसाख या ज्येष्ठ महीने में अपना प्रमुख त्यौहार मनाते हैं जिसे कहते हैं। तो जो थारू जनजाति है वो अपना प्रमुख त्यौहार बैसाख या ज्येष्ठ के महीने में मनाते हैं और जिसे कि बजहर कहा जाता है। तो थारू जनजाति के लोग बजहर त्यौहार को मुख्य रूप से बैसाख और ज्येष्ठ महीने में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सी जनजाति में दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों जो थारू जनजाति है वो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो थारू जनजाति के द्वारा दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, थारू जनजाति में स्त्रियों व पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है। तो जो थारू जनजाति के लोग हैं वो होली के त्यौहार को 1 महीने 8 दिन तक मनाते हैं और इसमें जो स्त्रियों और पुरुषों द्वारा नृत्य किया जाता है वो किया जाता है खिचड़ी नृत्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उजली होली या बैठकी होली का संबंध किस जनजाति से है। तो उजली होली या बैठकी होली का संबंध जो है वो है थारू जनजाति से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थारू जनजाति। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, दिखनौरी सगाई की परंपरा कौन से जनजाति में पाई जाती है। तो ये परंपरा भी थारू जनजाति में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, थारू जनजाति में विवाह के मध्यस्थता कराने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो विवाह की मध्यस्थता कराने वाला व्यक्ति है उसे कहा जाता है थारुओं में मंचपतिया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद बात करें कि कौन सी जनजाति को मलेरिया प्रूफ मानव भी कहा जाता है। तो ये जो मलेरिया प्रूफ मानव है वो भी थारू जनजाति को माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, थारू में विधवा विवाह के अवसर पर लड़की का पिता अपनी बिरादरी को भोज देता है जिसे कहते हैं। तो जो लड़की के पिता द्वारा जो बिरादरी को भोज दिया जाता है उसे लठ भरवा भोज कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये तो रही दोस्तों थारू जनजाति के बारे में। अब हम बात करते हैं जौनसारी जनजाति के बारे में। ठीक है, जैसे कि थारू जनजाति में हमने देखा कि थारू जनजाति जो मैक्सिमम निवास करती है वो करती है उधम सिंह नगर वाले एरिया में। ठीक है, और अब बात करते हैं हम जौनसारी जनजाति की। तो जो जौनसारी जनजाति है वो राज्य के पश्चिमी भाग के जौनसार भाबर क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, और ज़्यादातर इनका निवास स्थान देहरादून चक्राता वाले साइड में है। तो चलिए जौनसारी जनजाति से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गढ़वाल का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि उत्तराखंड का जो सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है वो थी थारू जनजाति। जैसे हमें पता है उत्तराखंड 2 मंडलों में विभाजित है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। तो गढ़वाल क्षेत्र का जो सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है वो है जौनसारी जनजाति। तो उत्तराखंड में इसका दूसरा स्थान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद आगे क्वेश्चन की बात करें कि जौनसारी लोग अपने आप को किसका वंशज मानते हैं। तो जो जौनसारी जनजाति है वो अपने आप को पांडवों का वंशज मानती है।
और जैसे थारू में भी कुछ चीज़ें रह गई थी, तो जो थारू जनजाति है वो अपने आप को महाराणा प्रताप का वंशज मानती है, ठीक है। और जौनसारी जनजाति जो है वो अपने आप को पांडवों का वंशज मानती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जौनसारी समाज कितने वर्गों में बटा है। तो जो जौनसारी समाज है वो 3 वर्गों में बटा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो 3 वर्ग कौन कौन से, एक है खसास, एक है कारीगर, और जो कारीगर वर्ग है उसमें सोनार, लोहार, बढ़ई आदि लोग आते हैं। और जो हरिजन खसास है उसमें मोची, कोल्टा, कोली आदि लोग आते हैं, ठीक है। तो जो जौनसारी समाज है वो 3 वर्गों में बटा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जौनसार में झाड़ फूँक या उपचार की विधि को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो जौनसार में जो झाड़ फूँक और उपचार की विधि है उसको बायथा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वैसे ही अगर हम थारू जनजाति में देखें, तो थारू जनजाति में ओझा या तांत्रिक जो लोग होते थे उनको भरड़ा शब्द दिया गया है, भरड़ा कहते थे, ठीक है। और इसमें तो विधि पूछी है कि जौनसार में झाड़ फूँक या उपचार की विधि को क्या कहा जाता है, तो बायथा कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जौनसारियों का सबसे शान शौकत वाला विवाह कौन सा है। तो जो जौनसारियों का सबसे शान शौकत वाला विवाह है वो है बाज़दिया, ठीक है। तो जो बाज़दिया विवाह है वो जौनसारियों का सबसे शान और शौकत वाला विवाह है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी ऑप्शन की बात करें बेवाकी और बोईदोदी की, तो बेवाकी जो विवाह है वो भी जौनसारी जनजाति से रिलेटेड है, और जो बोईदोदी की है वो भी जौनसारी जनजाति से रिलेटेड है। तो और सबसे शान और शौकत वाला बाज़दिया विवाह है, ठीक है, जिसमें कि कहा जाता है वधु पक्ष से वर पक्ष के घर बारात जाती है, और ये सबसे शान और शौकत वाला विवाह है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जौनसार में अविवाहित लड़की को क्या कहा जाता है। तो जौनसार में जो अविवाहित लड़की है उसे देहांती कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। और जो विवाहित लड़की होती है उसे रयांती कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जौनसारी जनजाति के लोग ऊन से बनी टोपी को क्या कहते हैं। तो जौनसारी जनजाति के जो लोग हैं वो ऊन से बनी टोपी को डिगुबा कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी ऑप्शन की बात करें, एक पहला है झंगोली, तो झंगोली जो है वो ऊन से बने पैजामे को जौनसारी जनजाति में झंगोली बोला जाता है। तीसरा ऑप्शन है डांट, तो डांट जो है वो एक बड़ा रुमाल होता है जिसे महिलाओं द्वारा जौनसारी जनजाति में पहना जाता है। और ऑप्शन डी है आल, तो आल जो है वो ऊन से बनी हुई रंग बिरंगे जूते होते हैं उनको कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डिगुबा। जौनसारी जनजाति के लोग ऊन से बनी टोपी को डिगुबा कहते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जौनसारी जनजाति के महासू देवता का तीर्थ स्थल है। तो जो जौनसारी जनजाति है महासू देवता का जो प्रमुख तीर्थ स्थल वो है हनौल, और हनौल को जौनसारी जनजातियों का पवित्र तीर्थ स्थल भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बाकी जौनसारियों के अन्य तीर्थ स्थल भी हैं जैसे लाखा मंडल, कालसी, तो ये दो भी क्या हैं उनके पवित्र तीर्थ स्थल है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भादों के महीने लगने वाला जागरा महोत्सव महासू देवता का प्रमुख त्यौहार है, जिसमें उन्हें कौन सी नदी में स्नान करवाया जाता है। तो देखो जो महासू देवता हैं वो जौनसारी जनजाति के मुख्य देवता हैं, और इनका जो महोत्सव लगता है उस जागरा महोत्सव कहते हैं, और ये लगता है टॉन्स नदी में, और उसमें जो महासू देवता हैं उन्हें टॉन्स नदी में स्नान करवाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जौनसार में सावन महीने में मनाए जाने वाला नुणाई त्यौहार किसका प्रमुख त्यौहार है। जो सावन महीने में मनाया जाने वाला नुणाई त्यौहार है वो भेड़ पालकों के लिए प्रमुख त्यौहार है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी संतान कल्याण के लिए जो जौनसारी जनजाति में है वो भिरौली त्यौहार मनाया जाता है जौनसारी जनजाति में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए,
अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जौनसारी लोग अष्टमी को किस रूप में मनाते हैं। तो दोस्तों जो जौनसारी लोग हैं वो अष्टमी को अठोई के रूप में मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें अगर बाकी ऑप्शन की बात की जाए तो एक है पंचाई। तो जौनसारी जनजाति है वो पंचाई दशहरा को कहते हैं और ये जौनसार में पांडवों का प्रमुख त्यौहार है। ठीक है, बात करें पायंता की, तो पायंता जो है वो विजयादशमी को जौनसार जनजाति में पायंता कहा जाता है। और एक है इसमें पाँचों। तो जो दशहरा है उसे पाँचों के रूप में मनाया जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा था कि पंचाई, तो पंचाई दशहरा के रूप में मनाया जाता है, दशहरे को कहा जाता है क्योंकि वो पांडवों जौनसार में पांडवों का त्यौहार है। और इसी से रिलेटेड पाँचों भी दशहरा को जौनसार भाबर में कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जन्माष्टमी को अठोई के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वीर केसरी मेला कब लगता है। तो वीर केसरी मेला जो है वो लगता है 3 मई को चौलीथात में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये मेला जो वीर केसरी चंद जी थे उनके बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है चौलीथात में। ठीक है, और 3 मई 1945 को इनको फांसी की सज़ा हुई थी। और जो वीर केसरी चंद जी थे वो आज़ाद हिंद फौज में सिपाही थे। इन्होंने इम्फाल जो युद्ध हुआ था उसमें भाग लिया था, जिससे कि 3 मई 1945 को इनको फांसी की सज़ा दी गई। ठीक है, तो इन्हीं के बलिदान दिवस पर वीर केसरी मेला लगता है चौलीथात में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि हैं। तो जौनसार क्षेत्र की जो प्रथम कवि हैं वो हैं पंडित शिवराम। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और पंडित शिवराम जी जो हैं वीर केसरी जी पे रचना की है। ठीक है, तो जौनसार क्षेत्र के प्रथम कवि जो हैं वो है पंडित शिवराम। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात की जाए, जौनसार के संगीत जनक नंदलाल भारती, इन्हें लोक कला रत्न सम्मान कब दिया गया। तो जो नंदलाल भारती जी उनको लोक कला रत्न सम्मान 2017 में दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की बात की जाए, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जौनसार में चावल से बने पापड़ को क्या कहा जाता है। तो जो जौनसार भाबर है उसमें चावल से बने पापड़ को साकुली कहा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हारुल नृत्य में मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हारुल नृत्य को जौनसार में परात नृत्य भी बोला जाता है, जिसमें कि मुख्य रूप से रामतुला वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वारदा नाटी कौन सी जनजाति का लोक नृत्य है। तो जो वारदा नाटी है वो जौनसारी जनजाति का लोक नृत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी नृत्य की बात करें तो प्रमुख नृत्य जैसे अंडे कांडे का डांस हो गया, पौड़ाई नृत्य हो गया, झेला नृत्य हो गया, जंगबाजी नृत्य हो गया, पत्तेबाजी हो गया। ठीक है, और पत्तेबाजी नृत्य जो है वो दीपावली के दूसरे दिन पुरुषों द्वारा किया जाता है। ठीक है, ठुमकिया नृत्य हो गया, सराई नृत्य हो गया। तो ये जौनसारी जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फादर ऑफ जौनसार भाबर किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ जौनसार भाबर जो है वो भाव सिंह चौहान जी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है जौनसार क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है। तो जौनसार क्षेत्र का जो सबसे बड़ा मेला है वो है बिस्सू मेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिस्सू मेला जो है वो बैसाखी के दिन लगता है और ये 4 दिनों तक चलता है। ठीक है, और मुख्य रूप से जंगबाजी नृत्य किया जाता है। ठीक है, तो जौनसार क्षेत्र का जो सबसे बड़ा मेला है वो है बिस्सू मेला। चौलीथात मेला वीर केसरी चंद्र जी के बलिदान दिवस के रूप में 3 मई को मनाया जाता है। इसमें है मौड़ मेला। तो मौड़ मेला जौनसार में 2 तरह के मौड़ मेला लगता है, एक होता है मछमौड़ और एक होता है जत्रियाड़ो मौड़। मछमौड़ में टिमरू के सूखे पाउडर को डालकर मछलियों को पकड़ा जाता है और जात्रियों मौड़ में अलग अलग गाँव की पट्टियों के द्वारा हथियारों को इकट्ठा करके एक शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है।
राइट आंसर हो जाएगा जो सबसे बड़ा मेला है वो है बिस्सू मेला। ठीक है, तो ये रहे थारू जनजाति और जौनसारी जनजाति के बारे में, और जो बाकी जनजाति है उसको अगली वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।